चलिए। सो आपका मेरा कॉन्वर्सेशन काय पे था बेटा? एमसीक्यूज मैंने नेक्स्ट 25 करने को बोले थे। और मैंने आपसे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी? सिर्फ रेस का ही बताया था ना? हाँ हाँ, रेस को समझा दिया था बस मैंने। तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स नहीं, आपके जो क्वेश्चन हैं वो वाले उनको करते हैं अपन। क्वेश्चन करके लाए हो बेटा? आइए। चलो बच्चों, we'll do the first question. Sir, the central problems of an economy arise because of what? One, two, three, or four? Four? Sir, unlimited wants and limited wants and unlimited resources. Correct. Option four. Sir, the central problems relating to allocation of resources are which one? सिर्फ what to produce है या सेंट्रल प्रॉब्लम में तीनों चीजें, what to produce, how to produce, for whom to produce? तो क्या होगा आंसर? वन टू थ्री या फोर? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. Sir, the problem of what to produce relates to what? One, two, three, four. अच्छा, what to produce मतलब क्या बनाना है, ये किससे रिलेटेड है? तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है क्या? ये तो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड. व्हाट टू प्रोड्यूस इसमें से कहां है? आंसर है ऑप्शन फोर, नन ऑफ दीज. कितनों का गलत गया? आहा, अपने नाम का अल्फाबेट लगाओ वहां पर. इधर यशनेश का सही गया है. Fourth, which of the following statements with regard to inductive method are correct? Inductive deductive के लिए क्या सही है? Particular to general, it describes as the things they really are. Results obtained are near to reality. All of the above. इंडक्टिव मेथड में जब मैं घर घर जाके जानकारी जुटाता हूं तो एक तो पर्टिकुलर टू जनरल चला, उससे मुझे हाइपोथेटिकल बातें पता चलती, काल्पनिक या रियल बातें. तो मेरा जो एनालिसिस है वो सच्चाई से दूर है, सच्चाई के नजदीक है. तो फिर आंसर ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ द अबव. अब यहां तक आते आते बच्चे बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फोर आया है, अब तो अगला नहीं आना चाहिए. ऐसे विचार तो नहीं आते आपको कभी कभी? आते? गलत है. चलो अगला, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड आर कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर. कॉम्पीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जनरली इंडक्टिव डिडक्टिव एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो क्या होगा, ये कॉम्पीट कर रहे हैं या कॉम्पीट नहीं करते? तो क्या करूं? वो देखो बीच का रास्ता निकाला उसने, पार्शली इनकरेक्ट. ना मुझे ना बोलना है ना मुझे हाँ बोलना है, तो डिसाइड करना है.
एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ऑप्शन 2। वो देवरानी जेठानी ननन कहाँ है? एक तो ये बैठे, एक चश्मा कहाँ है तेरा? हैं? ऐसा क्या देखा तूने जो चश्मा टूट गया? खाना खाते खाते चश्मा भी तोड़ दिया? और फिर बोलेगा वापस एक्सप्लेन कर दो, चश्मे से दिखाई नहीं। फिर से कर लेते एक्सप्लेन मेरे बच्चे। डिडक्टिव मेथड कैसे चलती है? जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव कैसे चलती है? पर्टिकुलर टू जनरल। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल एक दूसरे से कंपटीशन में, या इंडक्टिव के कारण डिडक्टिव चलता है, फिर डिडक्टिव चलता है तो इंडक्टिव चलता है? एक दूसरे से मिल के चलते ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए ना, कॉम्पिटिटिव थोड़ी ना हुए। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? इसलिए एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हुआ। क्लियर हुआ बेटा? छठा, डिडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जिसने नोट्स पढ़े होंगे उसको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। डिडक्टिव मेथड के 3 नाम है, एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायरी। तो उसमें से एब्स्ट्रैक्ट प्रायरी मिल रहा है इधर, ऑप्शन 4 इज द आंसर। सातवें नंबर पे, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य की मृत्यु होगी। इसलिए राम भी जाएगा, रमेश भी जाएगा, सुरेश भी जाएगा, दिनेश भी जाएगा, कमला भी जाएगी, विमला भी जाएगी, माला भी जाएगी, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? सबकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए रमेश, सुरेश, आप, में, हम सबकी होगी। तो क्या है ये? जनरल टू पर्टिकुलर। तो कौन सा है ये? 1 2 3 या 4? 3। आठवां, द मेथड ऑफ डिस्टिलिंग अ थ्योरी, द मेथड ऑफ डिस्टिलिंग अ थ्योरी from repeated observations of the same phenomena. Distilling a theory of repeated observation from same phenomena. डिस्टिलिंग मतलब छान के, बहुत मेहनत करके, ऑब्जर्व करके। एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, मैंने आपको बोला था ना, हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर 98.4 है। कैसे डिसाइड हुआ? एक जने पे या बहुत जगहों पे बात करने के बाद। तो डिस्टिलिंग थ्योरी आफ्टर रिपीट, बहुत जगह ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करा, फिर डिसाइड करा कि ये है। तो हम बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके कोई कंक्लूजन पे आए तो वो क्या कहलाएगा? है पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव। और ये मेथड जनरल होगा या बहुत सोच समझ के बनाया गया होगा? इस एम्पेरिकल वर्ड को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, पन्ने पलटाइए, जाके देखिए, एम्पेरिकल का मीनिंग लिखवाया था मैंने। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या था एम्पेरिकल का मीनिंग? बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बताया था। तो अब आप एक बात बताओ, कोई मैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके कर रहा हूं, तो वो दोनों चीज हुई ना, पर्टिकुलर टू जनरल और एम्पेरिकल। तो आंसर क्या होगा? 4th। सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली न्यूट्रल बिटवीन एंड्स? बताओ। हम्म कौन सी बात करना? फैक्ट पर बात करना, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहोगे? देखो, चक्कर क्या होता है, जब आप और मैं इकोनॉमिक्स में कुछ भी बात करते हैं ना,
तो दो तरीके से बात होती है, जैसे कहना पॉजिटिव ओनली टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, इट डजंट टेल्स यू क्या होना। तो जो सेंटेंस है स्ट्रिक्टली न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इसका मतलब सही है गलत है ये मुझे नहीं मालूम, ऐसा है। सही है गलत है ये नहीं पता, ऐसा है। तो वो यही बोलते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन्स न्यूट्रल, मतलब वो किसी की साइड नहीं ले रहा, वो सिर्फ फैक्ट्स बता देता है ये है। तो बताओ इट मीन्स व्हाट? इट स्टडीज द फैक्ट्स एज दे आर। यस और नो? 1 2 3 या 4? 4 वाले कौन कौन है? 4 वाले गलत हैं इसमें। कारण बताता हूं गलत क्यों, वो समझो। आंसर सही गलत हो जाए उसका लोड बिल्कुल मत लो। सुनो सुनो, मेरे को बोलने दो। देखो आप अभी है ना फर्स्ट चैप्टर पर हो, ये नींव डाल रहे हैं अपन अपनी अप्रोच की। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, और मैं बिल्कुल हाथ पकड़ के लेके चलूंगा एक एक पॉइंट पे। आगे चल के फिर स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चंस बढ़ेंगे, तो आदत डालो। देखो जो बच्चा फोर्थ बोल रहा है ना, वो ए और बी दोनों को ले रहा है। बी तो बोलता है वो तो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। प्रिस्क्रिप्टिव पॉजिटिव नहीं होती, नॉर्मेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 लेना सही हो जाएगा क्या? नहीं। तो जिस जिसका गलत हुआ है, पहले तो अपने नाम का अल्फाबेट लिखे वहां पे, और दूसरा फिर प्रिस्क्रिप्टिव पे नीचे ऐसा लिख के रखे, तो याद रहेगा कि ऑप्शन 4 क्यों इसका जवाब नहीं हो सकता। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था क्या उस दिन? येलो कलर का जो क्वेश्चन पेपर आया है, पर उसमें क्वेश्चन हम ज्यादा कर नहीं पा रहे क्योंकि हमने अभी क्लास चालू ही करी है। मैंने स्टाफ को बोल दिया, उसे वो स्कैन करके रेडी करके आपके ऐप में डाल देगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर जब देखना हो आप निकाल के देख सकते हो। और फिर उस क्वेश्चन पेपर को मैं एमसीक्यू टाइप के टेस्ट में भी कन्वर्ट कर दूंगा, कि आप खुद देख के देख लो कि मेरे को पिछले एग्जाम में कितने आते हैं, अगर एग्जाम होती तो। तो क्या होगा 9th का आंसर? 10। हाई लेवल ऑफ करंट कंजम्पशन मीन्स व्हाट? हम्म, समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन? कितने बच्चे बोलते नहीं आया? हाँ। देखो इकोनॉमिक्स में फंडा क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर है ना, बहुत सी नई नई चीजें सिखाएगा तुमको। सेकंड चैप्टर में इतना ओपन एंडेड कुछ नहीं चलने वाला। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, तो इसलिए नए नए शब्द आपके सामने आते हैं। तो कई बच्चे घबराए जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते, यार ये सब तो हमको तो पता ही नहीं है। किसी को नहीं पता होता बेटा डे 1 पर। आप जब पैदा हुए तो ए पे चे पे ही कर रहे थे घर में, नाम 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 डा 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 ऐसे ही करते सब जने हम लोग, तुम भी मैं भी। फिर धीरे धीरे सब सीखते हैं। पर क्या होता है जब आप इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पे आते हो, तो वो बुक्स क्या करती हैं, आपको पूरा यूनिवर्स दिखाती है कि हाँ ये सब चीजें हैं। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर को देख के कभी घबराना मत कि मेरे को तो इतनी सारी चीजें आती ही नहीं है। इसीलिए तो आए हैं, सीखेंगे। साइकिल भी नहीं आती पहले दिन। साइकिल चलाते चलाते गिरे कि नहीं गिरे एक आध बार? कितने बच्चे गिरे? और उसके बाद कोई पीछे पकड़ पकड़ के दौड़ा रहा था और धीरे से किसी ने पीछे से छोड़ दी सीट, और आप आगे गए। आप आगे चलते जाते हो, लेकिन आपको जब रियलाइज होता ना पीछे कोई है नहीं, तब गिरते हो। कभी ध्यान देना आप। यू डोंट फॉल बिकॉज यू आर रॉन्गली राइडिंग इट। यू फॉल बिकॉज यू थिंक दैट देयर इज नो सपोर्ट अवेलेबल एट द बैक। तो गलती होगी चलेगा, कोशिश करना जरूरी है। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल ये कहते हैं, आप जो पैसा कमाते हो ना बेटा, उस पैसे के बेसिकली दो उपयोग होते हैं। इनकम को बोला जाता है वाई। जो जो बच्चे 12th सीबीएसई वाले वो जल्दी रिलेट करेंगे जो मैं बोल रहा हूं उससे। जिनको नहीं पता 12th सीबीएसई का, कोई जरूरत नहीं है लोड लेने की। इन्होंने भी जो पढ़ा कुछ खास नहीं है, पूरा इनको भी समझ नहीं पड़ेगा आगे। वो होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई।
तो क्या होता है, बोले आप जो पैसा कमाते हो उसके दो ही उपयोग होते हैं दुनिया में। एक तो कंजम्पशन, कपड़े खरीद लिए, खाना खा लिया, पेट्रोल डलवा लिया, रिचार्ज करा लिया, चॉकलेट ले ली, निब्बा ने निब्बी को पॉपकॉर्न खिला दिए, ये खर्चा है कंजम्पशन। प्लस हम बचाते हैं, तो यहाँ तो वो कंजम्पशन प्लस सेविंग है, और जो सेव होता है वो इन्वेस्ट होता है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये लाइन कहां से आ रही पता है, कि आप अगर 100 रुपए कमाते हो और 90 रुपए अभी खर्च कर दोगे तो भविष्य के लिए ज्यादा बचेंगे या कम? तो आगे प्रगति होगी या नहीं होगी? उसके विपरीत, उसके विपरीत अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं और 70 की जगह 50 या 60 खर्च करता हूं, 40 बचाता हूं, तो भविष्य के लिए कुछ है या नहीं है? वेरी गुड। तो अगर मैं ज्यादा कंजम्पशन अभी करूंगा तो आगे की ग्रोथ कम होगी, इसीलिए वो सेंटेंस आया बच्चे। 11वां, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे आज सुबह मौसम जोरदार हो गया, बारिश हो गई थी कल रात को अच्छी खासी, 4-5 बजे हुई बारिश मेरे ख्याल से, है ना? और बढ़िया पानी गिरा, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बूंदे गिरी, धमाधम गिरा पानी। ऐसे लग रहा है गर्मी स्किप मार गई है, जैसे वो होता ना स्किप इंट्रो, स्किप एड, स्किप समर, मतलब वो गंदी पसीने वाली गर्मी आई ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा आपको भी लग रहा है? और अब अगर बीच में बारिश रुक गई थोड़े दिन तो भयानक उमस आएगी, बहुत चिपचिपी वाली गंदी वाली गर्मी। 1-2 दिन से वैसे ही हो रहा था। अब आज मौसम मस्त हो गया, तुम्हारे स्कूल के दोस्तों ने, सहेलियों ने ग्रुप बना रखा है बैच का, वहां मैसेज आ गया सुबह सुबह, आज घूमने चल रहा है सबको, अपना अपना यस दे दो। आ गए। अब तुमने बीच में टोइंग, तूने बोला तेरे को क्या हो गया? मेरी क्लास है, छुट्टी मार दे। नहीं अभी शुरू करिए। ओ भैया तू तो बड़ा सिया आदमी हो गया अभी से ही, टाइम ही नहीं तेरे पास तो दोस्तों के लिए। अब वो तुम्हें छोड़ के चले गए। दोस्त है ना, बड़े बदमाश होते हैं, बड़े वो होते हैं ये लोग, बड़े वो होते हैं, समझ गए ना तुम? मैं बोल नहीं सकता माइक से, टीचर हूं मैं। बड़े बीप होते हैं, बीप, बीप, बीच में बीप डाल दो। अब ये क्या करते, जाते वहां फोटो खींचते हैं और बार बार ग्रुप पे डाल डाल के @ तुम्हें टैग करते हैं, टक टक। अब तुम यहां बैठे बैठे मेरी शक्ल देख रहे हो और मनी मन होते हो, इसको सुनने के लिए मैंने आज छुट्टी मारी। तो तुम्हारे मन में जो दुख है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी एक कार्य को करने के लिए जो किसी दूसरी चीज को मैंने सेक्रीफाइस किया है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम सीए पढ़ने आ गए तो तुम सीएस नहीं कर रहे, तुम एलएलबी नहीं कर रहे, तुम एमबीए नहीं कर रहे, तुम पूना नहीं जा रहे, तुम दिल्ली नहीं जा रहे, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, तुम मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं कर रहे। तुमने 11-12 के तुम्हारे सहेली और दोस्तों के सवाल ऐसे सुनेंगे नहीं, मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, जाऊंगी, मैं तो डीयू जाऊंगा, मास कम्युनिकेशंस, मैं पूना में सिम्बायोसिस जाऊंगा या जाऊंगी, एनएम, यस एनएम जाएंगे, या मिठी भाई कॉलेज बॉम्बे जाएंगे, जैसे घर की खेती है ये सब, हलवा है, यूं लिया और खा गए। हाँ जेवियर, और बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नहीं बैंगलोर यूनिवर्सिटी क्राइस्ट कॉलेज, यू नो। और क्या करना है, मास कम्युनिकेशंस। थोड़े प्यों नु पता था कि ये मास कम्युनिकेशंस कुछ नहीं है, जितने हैं ना तुम्हारे, जितने बड़े बड़े वादे करने वाले दोस्त और सहेलियां हैं, अगस्त में याद करेंगे इनको अपन एक बार। पता चला किसी लोकल कॉलेज में बैठ के प्रेजेंटेशन बना रहे, रेड डे, ग्रीन डे, ब्लू डे, फ्रेंडशिप डे। कॉलेजों का हाल ये है, कॉलेज के बाहर एक फोटोकॉपी की दुकान और एक साइबर कैफे होता है, वहां पे सारे प्रोजेक्ट सेव्ड हैं। जाओ, नेम प्लेस एनिमल थिंग बदलो और अपने नाम से छाप के सबमिट कर दो।
अब प्रोजेक्ट वर्क काय के लिए बनवाया था, कर क्या रहे हैं, ये भी तो सोचो। तो हम जो करने निकले उसके लिए जो हमने त्याग किया वो क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो तो क्या कौन सा होगा ऑप्शन बताओ। इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच आर scarce and limited in supply. Very good. Why do central problems arise? One, two, three, four. Yes. Unlimited wants, unlimited means. 14th. Deductive method. Deductive method. हाँ करेक्ट। 15. Inductive method is, inductive method is, आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? अच्छा, इंडक्टिव का आंसर फोर्थ दे रहे हैं आप लोग। फोर्थ, हाँ करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ। 15th का बेटा, द मेथड विच वी प्रोसीड ऑन अ बेसिस ऑफ जनरल ट्रूथ। उल्टा है, पर्टिकुलर टू जनरल जाना है ना, वो जनरल टू पर्टिकुलर भेज रहा है, ये तो डिडक्टिव है बेसिकली। 16वां, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी, कमी होती है। नहीं तो मन में अरमान ये है कि मैं सीए भी बन जाऊं, एमबीए भी बन जाऊं, विराट कोहली भी बन जाऊं, सचिन भी बन जाऊं, रणवीर सिंह भी बन जाऊं, मेरे को दीपिका मिल जाए, मम्मी पापा के पास स्विमिंग पूल वाला घर हो, 10-20 नौकर चाकर हो, रोल्स रॉयस बाहर खड़ी हो, मैं हेलीकॉप्टर से आऊं जाऊं, मिलना जुलना अडानी अंबानी क्या हो मेरा। अरमान रखने में क्या है भाई, मेहनत करो होता भी है पूरा। क्या हो गया, पानी गिर गया क्या, इधर खसक जा, ह्यूमिडिटी हो रही होगी बाहर, जल अभिषेक हो रहा तेरा, थोड़ा इधर हो जा बेटा। जी अगला, which of the following helps to determine what goods and services are produced, how they are produced and for whom they are produced? A type of economy. हाँ बच्चे, सॉरी बच्चे, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, वो एक्चुअली गैप नहीं होना चाहिए था। ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी का पुराना होना। जैसे डीवीडी प्लेयर चल रहा है या खत्म हो गया सब घरों में? किसी के यहाँ पे डीवीडी प्लेयर अभी भी है चल रहा है क्या? रखा है, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा कोई मेहमान आया था तो चला देते पुरानी वाली सीडी, बिजी रहो। इस पे पति पत्नी वाला एक चुटकुला है, शादी की सीडी देख के। पत्नी सीडी चला के बेटी शादी की सब देख रहे हैं, पति को बिठाती, देखो कितनी बढ़िया शादी, तो पीछे से गजल चलने लगती है। पति बोलता है पत्नी से, जिन जख्मों को वक्त भर रहा है क्यों तुम उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये बेसिकली गजल है जगजीत सिंह की,
पर वो आजकल रील बनाते हैं ना लोग, ऐसे बीच बीच में कहीं गाने का टुकड़ा डाल लेते हैं। तो बोले आप शादी की सीढ़ी क्यों नहीं देखते? बोले मैं बार बार हादसों को देखना नहीं चाहता। जैसे वो हस्बैंड वाइफ के नोक झोंक वाले चुटकुले होते ना, सारे के सारे। आजकल अभी एक बहुत अच्छी रील चली, वो किसी कोई एक संत महात्मा है, वो कुछ बोलते हैं, सारा का सारा दारो मदार माँ बाप का नहीं है, बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक दूसरे को स्पीकर ला के सुनाते फिर मम्मी को वो बैठ के। देखा आपने ये? हाँ। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट तो बहुत ज्यादा ही डिस्कस्ड है। मैंने आप लोग के तो रिजल्ट के बाद आपकी बैच बनी, मैंने जो अपनी बैच ऑलरेडी पढ़ रही है सितंबर की, उनको समझाया था मैंने। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, आपको मेरे बारे में पता है, मैं 5 बार फेल हुआ हूँ फाइनल में। हाँ हाँ, ये रहा आदमी। आप लोगों के मन में इमेज डाउन हो रही हो तो कुछ नहीं, मेरे को तो बहुत गर्व है। ये देखो कॉलर ऊपर गया, 4 5 बार फेल हुआ मैं फाइनल में। हाँ सर, जो बन जाता है वो करता है ऐसा। मैं फाउंडेशन एक बार में पास हो गया, इंटरमीडिएट एक बार में पास हो गया, फाइनल में मेरे को 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार में पास हुआ मैं। ऐसा क्यों? वैलिड क्वेश्चन। मैं सीबीएसई स्कूल का पढ़ा, जिंदगी में कभी फेल हुआ नहीं। फाउंडेशन निकल गई, इंटर भी मैंने एक एक करके दिया था, ग्रुप निकल गई। घर वालों को तो लगा बात अब तो हो ही गया। घर वाले तो बहुत प्यारे होते हैं, भोले। बोला कितनी एग्जाम है? 5। कितनी निकल गई? 3। 2 निकाल ही लेगा। अब उनको क्या पता वो फाइनल है। मुझे भी रियलाइज होने में टाइम लगा कि जितनी डेप्थ फाइनल एग्जाम के लिए चाहिए मेरे में नहीं थी। तो ऐसा होता है, आपको मेरे को ये सीखना पड़ता है। पर कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं। मतलब अब तक मैं आपको बोला हूं, जब तक मैंने ये सेंटेंस नहीं बोला तब तक आपकी इमेज, आपके मन में मेरी इमेज अलग थी। अभी भी वैसी तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा लगता है ना, हाँ। एंड आई रियली वांट टू टेल दिस टू ऑल माय स्टूडेंट्स दैट यस आई हैव फेल्ड। बिकॉज क्या होता है ना, हमको बड़ा ऐसा परफेक्ट समझ के किया गया है। आपको बताऊं, मम्मा का भी अगर एग्जाम लिया होता ना, तो मम्मी की पहली 50 100 रोटियां खराब ही बनी थी। पापा ने भी बिजनेस में या जॉब में ज्वाइन करने के बाद भी बेवकूफियां की होंगी। और ये हम सबका नेचर है, समझना इस चीज। पर क्या होता है, ये बात बार बार डिस्कस नहीं होती कहीं पे भी। डिस्कस क्या होता है, वो इतने पैसे कमा रहा है, उसके पास ये गाड़ी है, वो ऐसा कर रहा है। मतलब वी ओनली डिस्कस अचीवमेंट्स, बट द हार्ड वर्क विच गोज इनटू दोज अचीवमेंट्स नोबडी टॉक्स अबाउट। मैंने अभी बच्चों जिनका रिजल्ट हो गया ना, मैं उनको एक ही चीज बोली थी, मैं सेंटेंस आपके लिए भी यूज करता हूँ। आपके 70 हैं, 80 हैं, 85 है, 90 हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण एक ही है, सबका सीए फाउंडेशन का पेपर सेम है जो आने वाला है। जनवरी एग्जाम जब आप दोगे, सबका पेपर सेम रहेगा, पहली चीज। दूसरी, आपके 70 और आपके किसी दोस्त सहेली के 80, तो भी कंपैरिजन नहीं बनता। पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? इसलिए नहीं बनता है कि आपके 70 में किसी ने ये देखा आपकी तबीयत खराब थी, घर में कोई बीमार था, पारिवारिक झगड़े थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, लाइट चली गई, आपका रिलेशनशिप ट्रबल हो गया था। सब हो सकता। आप अगर बड़े भाई बहन हो तो अलग लेवल का प्रेशर है, आप छोटे भाई बहन हो तो अलग लेवल का प्रेशर है। तो एक बच्चा और दूसरा बच्चे की सिचुएशन सेम है ही नहीं। तो मैंने उसको ऐसे मजाकिया लाइन में यूं बोलता हूं, किसी के सीजन 4 के एपिसोड 5 को दूसरे के सीजन 10 के एपिसोड 6 से कंपेयर ना करें। सही है कि नहीं? और आपका अचीवमेंट आपका नहीं है, वो मम्मा पापा भाई बहन सबका है। वो नालायक
और इरिटेटिंग भाई बहन जो लगातार हमें परेशान करता है या करती है, छोटा हो या बड़ा हो, उसने भी जाने अनजाने में तुम्हारी सुविधा के लिए कई चीजें हैंडल करी होंगी जो तुम्हें बताएगा नहीं वो। बताने से तो तकलीफ है ना, एक दूसरे को सॉरी बोलने में तकलीफ हो जाती है। इंडियन घरों में लड़ाई झगड़े के बाद अगले दिन नॉर्मल बिहेव करो, मतलब सॉरी है। ऐसे फॉर्मली बैठ के बोलते नहीं ना, मुझे बहुत दुख है मैंने ये जो किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इतना बोल दो तो दूसरा तरफ पैर छू मेरे, चल भाग, फिर वहीं चालू हो जाते हैं। कितने बच्चे मानते हैं हाँ ये तो लफड़ा है। अगले दिन नॉर्मली बिहेव करो, समझ जाओ कि सॉरी बोल दिया है। जरूरी है का बार बार बोलना? और अगर बोल भी दो तो दूसरा पूरा मौका नहीं छोड़ता है, झुक, सॉरी बोल, ढंग से बोल। आप बोलते तेरी ऐसी की तैसी, अब और नहीं बोलना जा। तो ये हम इंडियंस की आदत है। हम सब लोग बेटा है ना बड़े ही नहीं हुए ऐसे। मैं बॉयज के भी आप पे एक बात बताता हूँ, ये सिखाया जाता है बच्चे, लड़के कभी रोते हैं क्या? क्यों नहीं रो सकते? जैसे बच्चियां, अच्छा एक बार बताऊं आपको, मैं बॉयज की परवरिश ऐसी, हमको एकदम रोना आता भी नहीं है। आंसू ही नहीं निकलते दुख होने के बाद भी। कितने बॉयज एग्री करते, बोले हाँ सर ये थोड़ा तो प्रॉब्लम है। और बताऊं ये काबिलियत बच्चियों के पास रहती है, जब चाहे यूं टोटी खोल लेती है। अच्छा रो लेंगी, जी हल्का हो जाएगा, फिर नॉर्मल। लड़कों के साथ प्रॉब्लम है। आप सबके जितने भाई हैं, कजिन्स हैं, ये आप बहनों को, सिस्टर्स को, या आपके दोस्त जो बॉयज है, जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं ना, जिनसे हमारी खूब अच्छी बातचीत रहती है, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरे साथ में मेरे स्कूल की लड़कियां अभी भी हैं, सीए की लड़कियां, वो उन सबकी शादी वादी हो गई, पारिवारिक रूप से रह रहे हैं। मेरी आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। हम खाका की करेंगे, दशहरा दिवाली मिलेंगे, मतलब बात करते हैं, तेरी ऐसी तेजी भाग यहाँ से, धक्के वक्के भी दे देंगे एक दूसरे को। वैसा है हम लोग के दोस्ती में अभी भी, होना भी चाहिए। द पॉइंट इज, whenever the male friends are with you, even if they feel bad na, they won't express at times. So it's for you to realize and make them feel normal. It's perfectly okay. बोलना हमारा तो रोज का है, हर थोड़े दिन में रो रो के हल्के हो जाते हैं, रीस्टार्ट। बॉयज का प्रॉब्लम है, लड़के रोते थोड़ी ना है, ऐसा बोल के बड़ा किया हमको। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बॉयज कैन क्राई, बॉयज शुड क्राई, एंड बॉयज आर ऑल्सो इमोशनल। टेनिस कोई देखता है? टेनिस गेम, टेनिस के सबसे महान खिलाड़ी का नाम पता है अभी लेटेस्ट में जो है? अच्छा ये नाम सुने, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, जोकोविच? सीरियसली नहीं सुने? क्या बात करो यार। ये सारे, ये तीनों जो नाम मैंने लिए, ये सचिन तेंदुलकर लेवल के लोग हैं, मतलब गॉड ऑफ टेनिस रहेंगे। अभी राफेल नडाल 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है, और अभी फ्रेंच ओपन वापस चालू होने वाला, हर साल होता है, रेड कलर की क्ले कोर्ट पे गेम होता है। तो उन्होंने राफेल नडाल कितनी बार जीता वो? 14 बार। तो उसको बुलाया, उसके सम्मान में उसको बताया कि बैट जो टेनिस की नेट है उसके पास में उन्होंने एक टाइल लगाई है, और उस टाइल पे उसके जूते का निशान है, और 1414 नंबर लिखा हुआ है। और बोला अब ये परमानेंटली इस ग्राउंड पे ये टाइल लगी रहेगी, तेरा नाम अमर है, क्योंकि आज तक किसी ने 14 बार ये टाइटल नहीं जीता। वो रोने लग गया वहां खड़े होकर। सो कैन मेन क्राई? यस। शुड दे क्राई? यस। Who is going to make them feel comfortable? Mama, sister, friend, bua, masi. That it's okay. And boys, it's perfectly okay. It's human that if you are having this emotion. गुलजार साहब बहुत अच्छे पोएट रहे हैं। उनकी एक बहुत अच्छी लिरिक्स वाले गाना था दिल से, आपने फिल्म देखी हो अगर, शाहरुख खान की एक फिल्म थी दिल से, उस गान उसमें गाना है दिल से करके गाना है, उसमें एक पैराग्राफ है। नहीं मेरे को गाना नहीं आता, मैं उसके लाइन की ब्यूटी बता रहा हूं। उस लाइन में ऐसा है, दिल है तो फिर दर्द होगा, दिल है तो दर्द होगा, और दर्द है तो दिल ही होगा।
दिल है, कौन था ये? बेवजह बेवजह तालियां ना बजाएं। बेवजह ताली बजाने वालों को दुनिया अलग तरीके से देखती है। क्या कहा मैंने? दिल है तो दर्द होगा, दर्द है तो दिल ही होगा, मौसम गुजरते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो मैंने उन सब बच्चों को बोला था, अच्छा मैंने ऑनेस्टली उनसे पूछोगे ना, किसी को भी मैंने बोला मेरे को बताना भी मत 70 आए, 80 आए, 90 आए, पास हो गया ना बस। क्योंकि हो सकता है तूने कितनी परेशानी में एग्जाम दियो, वो तू ही जानता है। तो तेरे ये नंबर तेरे नहीं, तेरी फैमिली के और तेरे हैं। और उस दोस्त के भी हैं जिसने तुम्हारी बेवकूफियों को झेला उन दिनों। कितने बच्चे मानते सर हम हैं तो बड़े एबल है अपने आप में। कितने बच्चे मानते आई एम अ टफ बॉय और अ गर्ल ऑन माई ओन। तो क्रेडिट किसको जाता है इसको संभालने का? आपके दोस्त और सहेली को, और मम्मा पापा को, और भाई बहन को। तो आज जाओ उन सबके सामने खड़े होकर उनको बोलना थैंक यू, और प्रॉब्लम हो जाएगी। सर जरा ज्यादा ही मजे ले लेंगे फिर हमारे। इसको क्या हो गया आज? चक्कर क्या है, सगे भाई बहनों से तमीज से बात कर लो तो उनको घबराहट हो जाती है। क्या होगा भाई, सब ठीक तो है? इतनी इज्जत, अरसा हो जाता है नाम और भैया दीदी बोले, ए करके ही बात करते रहते अपन घर में। बहनों को टपली पड़ती कि नहीं आते आते भाइयों की, बेमतलब की। सब घरों का हाल एक जैसा है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया 17। 18वां, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। कितने बचे? 6-7 बचे। चलो कर लेंगे अपन बात, ठीक है। सो बी हैप्पी। मेरी क्लास का एक नियम याद रखना, तुम मेहनत करके पढ़ते रहोगे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ पढ़ के मरोगे चलेगा, मर मर के मत पढ़ना। ऐसा दुखी दुखी हो गए और यार वो मत करना, ठीक है। सी यू।